ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। नमस्कार। समस्याओं से घबराकर हार मान लेना किसी भी मायने में सही नहीं है। मुश्किल चुनौतियों के बीच भी बुलंद हौसले, दृढ़ इच्छा शक्ति और बढ़े हुए मनोबल के साथ हम अपने लिए राह निकालने में कामयाब हो सकते हैं। कोरोना संकट के बीच भी कई संभावनाएं मौजूद हैं। भारत की गौरवशाली परंपरा और अनुपम संस्कृति का परिचायक आयुर्वेद कोरोना से लड़ने के लिए कई उपाय बता रहा है। आयुर्वेद ने उम्मीद की एक नई किरण दिखाई है, जिससे करोड़ों लोगों को लाभ हो रहा है। आप भी आयुर्वेद को अपनाकर अपने जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकते हैं। कोविड-19 को लेकर आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं कि कोरोना संक्रमण से कैसे बचा जाए और इसको लेकर जो सरकारी दिशा निर्देश हैं, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इस समय कोविड-19 को लेकर दुनिया भर में वैक्सीन तैयार करने की होड़ सी लगी हुई है। दुनिया के तमाम देशों के प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और अथक परिश्रम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन तैयार की जा सके। रूस ने कल कहा कि उसने इसकी वैक्सीन तैयार कर ली है। भारत भी इस दिशा में कार्यरत है और दुनिया के कई और देश भी प्रयासरत हैं। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा नेसरी। डॉक्टर तनुजा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते मैम। इससे पहले कि डॉक्टर तनुजा के साथ हम परिचर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। डॉक्टर तनुजा, जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष मंत्रालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, आप उसको फॉलो करिए, और तब से भारत में एक तरह से काफी उत्सुकता लोगों के अंदर जग गई अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए। और ऐसे में आयुष मंत्रालय की ओर से जो काढ़ा जारी किया गया वो बहुत लोकप्रिय हुआ। लेकिन अब कई सारे शोध कह लें या फिर खबरें कह लें इस तरह की आ रही हैं कि जो लोग लगातार काढ़े का सेवन कर रहे हैं उसकी गर्मी से उन्हें काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं, चाहे उनका लीवर प्रभावित हो रहा है या कई तरह की और बीमारियों से वो परेशान हो रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, और किस काढ़े से इस तरह की दिक्कत अगर हो रही है तो सामने आ रही है? जी, हेलो जी, हाँ, आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? जी बिल्कुल। जी, तो ये बिल्कुल सही है आपका। जो समस्याएं आ रही है इसमें तो मैं ये जरूर कहूंगी कि जो आयुष मंत्रालय ने जो काढ़ा एडवाइजरी में जारी किया उसमें 5 चीजें हैं, जिसमें है सबसे पहले तो दालचीनी है, फिर काली मिर्च है, सोंठ है जिसको अदरक या सोंठ है, चौथा तुलसी है और 5वां है मुनक्का, इसको किशमिश भी कहते हैं। तो इसमें जो तासीर कहते हैं मिजाज पोटेंसी, तो उसमें जो गर्म मिजाज के है, गर्म तासीर के है, वो है सोंठ और काली मिर्च। तो ये इसका प्रमाण सभी में 1/4 लेना चाहिए। मतलब हमने अगर एक भाग काली मिर्च 2 से 3 दाने, छोटा सा मतलब 1 चुटकी या 2 चुटकी भर सोंठ की पाउडर या अदरक कद्दूकस करके 1 भागे लिया, तो उससे दुगना दालचीनी लेना चाहिए। मतलब आधा पाव से आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा, और उससे दुगना तुलसी, मतलब 4 भाग तुलसी और काली मुनक्का लेनी चाहिए। मतलब सबसे ज्यादा मुनक्का और काली तुलसी है, और उससे 1/4 अगर काली मिर्च और सोंठ लिया तो गर्मी नहीं होती लोग क्या, और दालचीनी उससे आधा हिस्सा, तो लोग, और ये सब मैंने बताया, ये 1 चम्मच हो जाता है पूरा मिलके, और 1 कप पानी के लिए होता है।
तो करना क्या चाहिए कि पानी उबला, जैसे चाय को हम उबालते हैं, ऐसे अगर उबला पानी चाय में उबालते, उसमें उबलने के तुरंत बाद अगर 1 चम्मच हमने ये डाल दिया पूरा मिश्रण काढ़े का, जिसको हर्बल टी है एक तरह से, वो कंकॉक्शन है जी, और 1-2 मिनट ही बस उबालना है। उबालने के बाद तुरंत बंद करके ढक के छान के लेना है। तो इसमें ये होता है कि इन सब में जो उड़नशील तत्व, वोलाटाइल ऑयल है, ये उतने ही प्रमाण में आते हैं जिन्हें हमें चाहिए शरीर में। तो ज्यादा गर्मी भी नहीं होगी, ज्यादा ठंड भी नहीं होगा। और आयुष मंत्रालय ने ये काढ़ा बनाने का मुख्य विचार, ये सोच ऐसी थी कि एक तो इसमें एंटीवायरल इफेक्ट है, हर पाँचों में जी, वायरस अंदर शरीर में पनपता नहीं, उनका रिप्लिकेशन को वो रोकता है, नंबर 1। और दूसरी, ये सभी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, इम्यूनो बूस्ट है। तो अगर वायरस जो शरीर में जो टारगेट ऑर्गन डैमेज करता है, इसको ये प्रोटेक्ट करते हैं जी। तो ये अगर हम सही तरीके से और सही प्रमाण में लेंगे, तो मैं आपको मेरा ही उदाहरण दूं, तो मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में हमने 80,000 पुलिस कर्मियों को आयुर्रक्षा के प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये दिया है। और हम मेरे संस्थान में हम लगातार पिछले 4 महीने से ले रहे हैं। तो सुबह शाम ले रहे, चाय के बदले यही ले रहे हैं। इसमें अगर आप थोड़ा गुड़ या नींबू भी निचोड़ें, या कई लोगों को अगर गर्म होता है तो आप दूध में इसको उबालें, तभी भी चल जाता है। चाय जैसे पीते हैं दूध वाली, वैसे ही चाय बन जाती है अच्छी सी। तो किसी को भी, मतलब हमारे यहाँ कोरोना से इन्फेक्शन होने का प्रमाण 1% से भी कम है, बहुत कम है जी। तो ये एक तरह से सक्सेस स्टोरी हो रही है, लेकिन हमें थोड़ा एक तरीके से लेना चाहिए इसको। जी बिल्कुल। डॉक्टर तनुजा ये बता रही हैं कि अनुपात हर चीज का बहुत सावधानी से चयन करना चाहिए। अगर हम सही अनुपात में उसको लेते हैं तो इससे किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ेगा। डॉक्टर तनुजा, इसके साथ साथ आयुष मंत्रालय ने और भी काफी सारी चीजें बताई थी, जिसमें अश्वगंधा और गिलोय धनवटी की भी काफी चर्चा है। क्या काढ़े के साथ सुबह शाम इसका भी सेवन किया जा सकता है? हाँ, आप जरूर। ये जो काढ़ा बनता है, इसमें अगर जिनको ज्यादा गर्मी होती है, मुंह में छाले होते हैं, कई लोगों को पेशाब या इसमें पेशाब में खून आता है, टट्टी में खून आता है, तो या जिनके पाइल्स की बीमारी है वो बढ़ गई है गर्मी के कारण, तो हमने एक तरकीब उसमें और निकाली है कि उसमें आप आंवले का चूर्ण डाल सकते हैं, क्योंकि आयुष मंत्रालय ने आंवला भी कहा है जी। और आंवला के उस समय च्यवनप्राश के लिए कहा था, तो च्यवनप्राश हम के बदले आप आंवला चूर्ण इसी काढ़े में डाल सकते हैं। और सर्दी खांसी जुकाम ना हो इसीलिए मुलेठ ही डाल सकते हैं जी। तो ये जरूर कर सकते हैं। और जैसे कि जो एक टास्क फोर्स बना आयुष मिनिस्ट्री का, इंटरडिसिप्लिनरी टास्क फोर्स रिसर्च के लिए, जिसमें ICMR, CSIR के सभी साइंटिस्ट, हेल्थ मिनिस्ट्री के और आयुष के साइंटिस्ट ने मिलके 4 वनौषधियों को चुना है, जिसमें अश्वगंधा है और गिलोय से बनी वटी संशमनी वटी है और मुलेठी है और एक आयुष 64 है। तो इन सबको भी आप साथ में ले सकते हैं। उसके साथ में भी ना लिया तो सुबह ले सकते हैं, या गिलोय का चूर्ण भी डाल सकते हैं उसमें जी। गिलोय की वटी लिए तो वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, हमारी रोग प्रतिकार क्षमता को वो बढ़ाती है और बुखार नहीं आता और सर्दी खांसी जुकाम से भी संरक्षण होता है जी। बिल्कुल। डॉक्टर तनुजा, जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उनका भी ट्रायल कोरोना वायरस संक्रमितों पर चल रहा है, और मैं पढ़ रहा था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो चिकित्सालय है वहां कल से ये ट्रायल शुरू हुआ है। अब तक के क्या नतीजे आए हैं, क्या कहेंगी आप उस पर? जी, मैं जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में या कई जगह पे जो ट्रायल चल रहे हैं, इसमें मुलेठी का भी है, अश्वगंधा का है, गुडुचि के है, और हमने एक नीम की ट्रायल शुरू की है जी। और एड ऑन इफेक्ट या स्टैंड अलोन इफेक्ट है, और एक कालमेघ वनौषधि है, उसकी भी ट्रायल शुरू हो गई है जी। तो
तो जो अभी मोटे मोटे जो संशमनी वटी गिलोय घनवटी की हमने जो 80,000 पुलिस कर्मियों पे और एक जो हमने प्रिवेंटिव हमारे ही कोविड वार्ड में ऑल इंडिया में जो हमने अभी पाया है, जिसको मैं पूरा नतीजा तो नहीं बता पाऊंगी अभी क्योंकि एनालिसिस होना जरूरी है श्योर शॉट एंटीवायरल इफेक्ट के लिए, लेकिन जो इंटरिम ट्रेंड बताते हैं इंटरमीडिएट हमने जो ट्रेंड बताया है तो वो बहुत ही दिलचस्प बात हमारे सामने आई, जो लोगों को भी के लिए भी उसका उन सभी का हौसला बढ़ जाएगा आम जनता का कि इसमें जो ट्रेंड लाइन है कि कोरोना वायरस तो एक साइकिल होती है कि एक बार बढ़ता है फिर धीरे धीरे कम होता है। तो अगर आप दिल्ली में भी आप देखें या ऑल ओवर इंडिया में भी देखें तो मॉर्टेलिटी रेट मतलब मृत्यु का दर ये पहले 2% था, आज का 1.98% है। 100 लोगों में से इतने लोग सीवियरिटी में जा रहे हैं जिन्होंने ये लिया पिछले 2 महीने से किलो मृत्यु का दर और जहाँ प्रतिशत कम हो गया है, जहाँ 68 बढ़ रहा है यहाँ जो रहे हैं वो प्रमाण धीरे धीरे घट रहा है, ट्रेंड लाइन बिल्कुल नीचे जा रही है, फ्लैट हो रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर तनुजा बता रही हैं कि जो गिलोय घनवटी है या फिर अश्वगंधा है, मुलेठी है, तो आयुष मंत्रालय की तरफ से जो भी प्रयोग किए गए हैं उसके जो नतीजे आए हैं वो अब तक काफी सकारात्मक नतीजे हैं। और डॉक्टर तनुजा, और किस तरीके के नतीजे आप देख रही हैं पिछले 4 महीनों के दौरान? हम और ये देख रहे हैं कि क्योंकि ये कोरोना से इन्फेक्शन कम करने का ना होने के लिए 3 प्रकार की चीजें हमने सबको बोली है करने के लिए। उसमें एक चीज जो है 3 प्रकार का मतलब ये है कि वायरस की एंट्री ना ही हो अंदर, इसीलिए हम लोकल मेजर करते हैं। मतलब हम कुछ चीजें ऐसे अपनाते हैं कि वायरस अंदर ना ही जाए, जैसे कि हम हाथ धोना, सैनिटाइजर, मास्क बांधना, ये कह रहे हैं ना। तो हमने हर किसी को अणु तेल मतलब नाक में तेल लगाना, अंगुली से एक बूंद डालना, जिससे ऑयल के मीडियम से नाक के जो इपिथेलियम होता है, अंदर का स्तर होता है, उसमें एक गार्ड बन जाता है, ब्रिज बनता है। इसीलिए वायरस का लिविंग सेल से कोई एंट्री नहीं होती, संपर्क नहीं आता और वो पनपता नहीं। तो हमने ये देखा है कि जिन्होंने तेल डालना शुरू कर दिया, हमने भी हर किसी को कहा, उनको ये इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वो ऑटोमेटिक बायोमास बन गया है, फिजियोलॉजिकल मास बना है। ये एक हमारा एक नतीजा आया है। दूसरा, हेलो जी सुन रहे, बताएं। हाँ, दूसरा हमने जिन किसी को गले में खराश या सर्दी खांसी जुकाम जैसे बुखार जैसे लगा एक्सपोजर, तो हम हर किसी को स्टीम लेने के लिए कह रहे हैं, जो भाप लेने के लिए कह रहे हैं। एक 2-3 मिनट के लिए भी भाप ले ली तो इन लोगों में ये प्रमाण नहीं है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जब हम बाहर जाते हैं और कहीं एक्सपोजर होता है तो घर में आने के बाद या सुबह हम हल्दी और नमक के गरारे जिन्होंने पिए, उन किसी को ये इन्फेक्शन नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, ये प्रिवेंटिव मेजर है, लोकल मेजर। बिल्कुल। और एक बहुत अच्छी चीज कई हॉस्पिटल में हमने देखी है कि जो जल नीति करते हैं योगा में, सुबह योग आधा घंटा करते हैं और जल नीति करते हैं, वो अपने आप वो फ्लश आउट हो जाता है। तो इन लोगों में एक प्रिवेंशन हुआ है मोटा पे। ये लोकल मेजर है। और जो सिस्टेमिक मेजर मतलब जो वायरस एक बार अंदर गया तो वो रिप्लिकेट ना हो, इसमें एक आयुष का काढ़ा, मसाले की चीजें, दालचीनी, सोंठ, काली मिर्च या जो एंटीवायरल है, नीम, तुलसी, गिलोय, अड़ूस, काढ़ा पाया गया है। हम बिल्कुल। कार्यक्रम में पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, बेंगलुरु से दुर्गा दास जी। दुर्गा जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हाँ जी, मेरे दो बातें पूछनी थी आपसे। जरूर।
पूछिएगा। जी, पहला तो ये है कि जैसे मैंने नेट पे आज देखा है कि रिसर्च बता रहे हैं कि जैसे हम सुबह दूध लेते हैं, ठंडे पैकेट्स होते हैं या वेजिटेबल्स या न्यूज़पेपर्स, उससे क्या ये कोरोना के कुछ भी चांसेस, साइंटिफिक एविडेंस है क्या उसके स्प्रेड के? नंबर 1। और नंबर 2 ये है कि हम देख रहे हैं कि पिछले 5 महीने में एक छोटा बच्चा भी देख रहा है कि किस तरीके से जो है हमारे डॉक्टर्स हो, पुलिस फोर्सेस हो, सफाई कर्मचारी हो, जी, ज्यादातर समय मास्क पहने, सेफ्टी किट्स पहने, दूसरों की ही सेवा में लगे हैं। तो इस कोरोना ने एक तरीके से हमारे जो सनातन जो इटर्नल वैल्यूज है सेवा के और त्याग के, वो भी एक तरीके से रीएस्टेब्लिश किए हैं, ऐसा मुझे लगता है। डॉक्टर तनुजा, सबसे पहले तो ये समझने की ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सुबह के समय ये दूध की थैली लेकर आते हैं या अखबार लेते हैं या फिर सब्जियां लेते हैं, क्या इससे भी कोरोना संक्रमण फैल सकता है? जी, ऐसा है कोरोना संक्रमण ये कोई ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट से होता है या सरफेस से ट्रांसमिशन होने के लिए वायरस की भी कोई हासिल नहीं है। जी। जब हमारे हाथ पे कुछ लगेगा, हम मुंह में डालेंगे या नाक से कुछ अंदर जाएगा, तभी ये अंदर जाके 4 दिन बैठ के फिर रिप्लिकेट होता है। जी। तो दूध के पैकेट या पेपर या कुछ भी चीजें जब सब्जी वगैरह है तो थैली या ठंडी भी है या कुछ भी, तो हमें अच्छी तरह से धोना चाहिए। जी। एक अगर हमारे हाथ भी धोने चाहिए, लेकिन ठंडे दूध पीने से ऐसे ही कफ बढ़ता है। ये वायरस जो भी ठंडी चीजों और गर्म चीजों में कोई टेम्परेचर का कोई मायने नहीं रखता है, ये अभी साबित हुआ है। लेकिन ये जरूर साबित हुआ है कि गर्म मतलब हॉट मीडिया में, गर्म पानी में या गर्म चीजों में इसकी एक्टिविटी वीक होती है। जी। तो हम यही कहते कि दूध गर्म करके ही पीना चाहिए, लेकिन ठंडे जो पैकेट है उसको हाथ लगाने से तुरंत वायरस आएगा ऐसी शक्यता थोड़ी कम है, लेकिन हमें धो के करना चाहिए। जी, बिल्कुल जरूरी है। और ये जो अपना दूसरा सवाल उन्होंने नहीं पूछा, वो विचार पेश कर रहे थे कि कोरोना संक्रमण के दौर में जो कोरोना फ्रंट लाइनर्स हैं वो सेवा कर रहे हैं समाज की, और ये एक ढंग से जो भारतीय सनातन संस्कृति है, पुरातन संस्कृति है, उसका एक अनूठा स्वरूप देखने को मिल रहा है। राजस्थान से विजय बवेजा जी जुड़ चुके हैं। विजय जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार, कैसे हैं आप? डॉक्टर, मैं सैनिटाइज के बारे में जानना चाहता हूँ। जैसे कि कहा जा रहा है कि हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। जी। तो डॉक्टर, मैं जानना चाहता हूँ, एक बार सैनिटाइज करने के बाद में उसका असर कितने घंटे तक हाथों पर रहता है और कितने टाइम बाद अपने को दोबारा यूज करना चाहिए? सैनिटाइजर से जुड़ा सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक बार अगर इन्होंने अपने हाथों को सैनिटाइज कर लिया तो उसका असर कितने देर तक होता है? जी, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि ये 1-2 घंटे तक होता है, रहता है, लेकिन आप दोबारा कहीं इन्फेक्टेड चीजों को छुएंगे तो तभी दोबारा आपको सैनिटाइज करना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगी कि आज के मतलब भारत जैसे वातावरण में अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, कई सारे हर्बल बेस्ड भी आ रहे हैं, नीम से बने सैनिटाइजर आ रहे हैं। नीम के काढ़े से भी आपने हाथ बार हाथ डाल के धो दिया तो भी सैनिटाइजर जैसा ही इफेक्ट होता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका ये है, आप साबुन से अच्छे हाथ धोए। कुछ खाने से पहले, ये बहुत जरूरी है। कुछ भी मुंह में डालने से पहले या आंखों को छूने से पहले आप हाथ धो लें। ये आप कर सकते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सुबोध गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सुबोध जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये है कि अगर कोई कोविड पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो उसमें कोरोना से संबंधित लक्षण क्या उसमें उभर सकते हैं, और अगर नहीं उभर सकते तो बिना लक्षण के वो कब तक एसिम्प्टोमेटिक रह सकता है? वो एसिम्प्टोमेटिक मरीज की बड़ी तादाद है भारत सहित पूरी दुनिया में, और ये जानना चाहते हैं कि अगर मरीज में कोई लक्षण नहीं है और वो कोरोना संक्रमित है तो क्या लक्षण उभरने की संभावना है?
ये अच्छा सवाल है। बेसिकली ये वायरस की जो साइकिल अगर हम देखें वो 6 दिन में उसकी साइकिल जिसको हम उसका इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं उसके लक्षण है, लेकिन उसको 14 दिन की पूरा हम कवर करते हैं कि अगर 14 दिन वो असिम्टोमेटिक है तो उसमें आगे फिर वो आगे होता नहीं है। लेकिन ये क्योंकि कोरोना की जानकारी हम भी सीख रहे, इट इज अ नोवेल कोरोना वायरस। और दूसरी बात जो बाहर की देशों में, चीन में है, यूरोप में है, इंडिया में उसके म्यूटेशन हो गए हैं, उसकी वायरोसिटी अलग हो गई है, बट अलग लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ट्रेंड भी अलग है। लेकिन जो हॉस्पिटल में हमारे कोविड वार्ड में या यहाँ जो इंडिया में हम देख रहे हैं, असिम्टोमेटिक पेशेंट अगर कोई पॉजिटिव है, असिम्टोमेटिक वो 14 दिन में अगर सिम्टम नहीं आए तो ऐसे खतरा नहीं, लेकिन फिर भी आगे और 21 दिन तक उसमें सिम्टम आने की संभावना हो सकती है। हमें थोड़ा और ख्याल रखना चाहिए और 7 दिन के लिए। जी बिल्कुल। हरियाणा के सिरसा से पप्पू राम जी हैं। पप्पू जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। नमस्कार मैडम जी, मेरे 2 प्रश्न है मैडम जी। जी बिल्कुल पूछिए। 2 प्रश्न। एक तो मैडम जी, आदमी को दिन में काढ़ा कितनी बार पीना चाहिए? काढ़ा कितनी बार पीना चाहिए? जी हाँ मैडम जी। और एक मैडम जी, ये कोरोना कितने प्रकार का होता है मैडम जी? बहुत अच्छा सवाल है। काढ़ा एक दिन में कितनी बार सेवन करना चाहिए, ये जानना चाहते हैं पप्पू जी। जी पप्पू जी, काढ़ा 2 बार पीना चाहिए कम से कम। जैसे चाय हम सुबह एक बार लेते हैं और शाम को एक बार लेते हैं, तो कम से कम 2 बार लेना चाहिए। जो एक गिलास मतलब 100 ml सुबह और 100 ml शाम को, 1 कप जी। ये लेने से फिर हमें खतरा नहीं है। जी बिल्कुल। ये कोरोना के प्रकार के बारे में भी जानना चाह रहे हैं। जी, कोरोना के प्रकार नहीं है, कोरोना की प्रेजेंटेशन अलग अलग हो रहा है, लेकिन कोरोना वायरस एक ही है। उसके म्यूटेशन मतलब उसके लक्षण परिणाम हमें दिख रहे हैं, एक ही प्रकार के हैं। लेकिन हमें जिनको डायबिटीज है, जिनको हार्ट की बीमारी है, उनके लिए थोड़ा उसका खतरा कम ज्यादा हो सकता है। किसी को बुखार आता है, किसी को सर्दी खांसी जुकाम या न्यूमोनिया हो जाता है, या एक ही कोरोना वायरस कभी वो खून में गुठली बनाता है जिसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो कई लोगों को अगर ऐसे बनाया उसने तो स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस, पक्षाघात जिसको कहते हैं, लकवा, वो होने के भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन वायरस एक ही है, वो जहाँ जाता है शरीर में वहाँ वो लक्षण अलग करते हैं। फुफ्फुस में, फेफड़ों में गया तो सर्दी खांसी जुकाम और न्यूमोनिया होगा, दिमाग में गया तो लकवा होगा, हार्ट में गया तो हार्ट की, और किडनी में गया तो किडनी की बीमारी होगी। जरूर लाता है। जी। बिहार से अर्जुन प्रसाद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। नमस्ते। हमारा क्वेश्चन है सर कि पहले महामारी होता था तो उसमें पाउडर वगैरह छिड़काव होता था, DDT वगैरह का छिड़काव होता था। अभी जो है नहीं हो रहा है, इतना बड़ा महामारी है, और सिर्फ ब्लाइचिंग पाउडर सिर्फ रोड पर दिया जाता है और उसके बाद घर में कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए सरकार का क्या प्रोग्राम है सर? ये जानना चाहते हैं अर्जुन जी कि जो पहले महामारी होती थी उसमें ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव होता था, कई सारे और कीटाणुनाशक और विषाणु नाशकों का छिड़काव होता था, इस महामारी में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है अर्जुन जी ने। एक्चुअली महामारी आयुर्वेद में भी इसको जनपदोद्वंस व्याधि कह रहा है। मतलब जनपद को एक साथ जब हो जाता है तो वो 4 प्रकार से होता है। दूषित वायु से होता है, दूषित जल से होता है, दूषित प्रदेश से होता है, और काल मतलब समय दूषित हो गया तो होता है। तो ये वायु दूषित जब होता है तो वायु को शुद्ध करना चाहिए। अगर पानी से, खाद से, खाने से दूषित होता है तो ये जो
छिड़काव उन्होंने बात कही डीडीटी, ये पहले कॉलरा, प्लेग जैसे भी महामारी हुई थी स्पेनिश फ्लू, तब उसका असर होता था। लेकिन आयुर्वेद में जो हमारी हजारों साल की जो धरोहर है, परंपरा है, उसी में ही वातावरण को, वायु को शुद्ध करने के लिए हवन चिकित्सा कही है। मतलब जो हम होम और हवन करते हैं, धूपन करते हैं, वो जरूर करना चाहिए। क्योंकि हम वो भी मैं आपसे बात करना शेयर करना चाहती थी कि हम हमारे अस्पताल में, हमारे आजू बाजू में रोज हवन सामग्री से और जो औषधि द्रव्य है, नीम, तुलसी, गरोमच, सरसों, इन सब से हम धूप, इनसे हवन कर रहे हैं और इससे आजू बाजू का वातावरण शुद्ध होता है, ना वायरस, ना बैक्टीरिया, ना कोई पोल्यूटेंट्स अंदर जाते हैं। तो ये हवन जरूर करना चाहिए हर किसी को। जी बिल्कुल। हिमाचल प्रदेश के मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी जी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते सर। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि ये हमारे जैसे सड़क के किनारे खेत हैं जिसमें हम साग सब्जी वगैरह पैदा करते हैं, तो जो धूल मिट्टी जो सड़क से उड़ती है उसको हम साधारण पानी से धोते हैं जी। तो क्या इसको सैनिटाइज, मतलब कैसे उसको वो ट्रीटमेंट करना नहीं होगा जो उसमें कोई कोरोना का वायरस ना घर तक पहुंचे जी? धन्यवाद। धूल मिट्टी से बचाने के लिए क्या उपाय किया जाए कि उसके साथ कोरोना का वायरस घर तक न पहुंचे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। हमें इतना डरने की जरूरत नहीं। अगर जो सब्जी आजू बाजू में आपके घर के बाजू में जो आपने लगाई, पेड़ लगाई, अगर वो आप खाने में ले रहे हैं, खान पान के लिए ले रहे, तो एक तो कुछ भी चीजें बाहर से लाए तो आप 6 घंटा ऐसे ही रखिए, या पानी में अच्छी तरह से धोना चाहिए, ताकि कोई सैनिटाइजर वगैरह डालने की जरूरत नहीं है। अच्छे साफ किया, पानी से साफ कर लिया, वो काफी है। 6 घंटा रख के फिर बाद में आप ले लीजिए उसको। जी बिल्कुल, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है और जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करने की जरूरत है। डॉक्टर तनुजा, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, चलते चलते आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? बिल्कुल, मैं हर किसी को ये कहूंगी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आप जरूर लीजिए, जिसमें आंवला है, गिलोय है, तुलसी है, इसमें से कुछ भी रोज आप जरूर लीजिए। रोज आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, हल्दी से गरारे करिए, नाक में तेल डालिए, औषधि काढ़ा लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि खान पान है, रोज ताजा अन्न खाइए। डरने की जरूरत नहीं है, डर से कोरोना जीतने वाला नहीं, डर से बढ़ेगा। कोरोना ये तगड़ा फ्लू है। अच्छा उपचार किया, हमें सावधानी बरती, सैनिटाइजेशन किया, मास्क पहना, तो हम और रोग प्रतिकार क्षमता बनाए रहेगी तो हम इससे जीत सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर तनुजा, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर तनुजा बता रही थीं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देश हैं, उनमें किसी न किसी का आपको पालन करना चाहिए। अपने रोजमर्रा के जीवन में आपको भरपूर नींद लेने की जरूरत है, आयुष का काढ़ा का सेवन करने की जरूरत है। काढ़ा बनाते समय जैसा डॉक्टर तनुजा बता रही थी कि इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सही अनुपात का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो मास्क पहनने की हिदायत है, बार बार साबुन पानी से हाथ धोने की जरूरत है और कहीं अगर आप बाहर जा रहे हैं तो सुरक्षित दूरी का पालन करें। इन तमाम बातों को ध्यान में रखकर आप कोरोना संक्रमण से बच सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी डॉक्टर तनुजा मनोज नेसरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।